हेलो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले कि दोनों चैप्टर मैंने पहला और दूसरा मेरे चैनल पर डाल दिया है। अब तो उनको भी जाके देखिए। और मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ वनस्पति जगत। वनस्पति जगत में क्या है हम पढ़ते हैं। शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और उनका पीढ़ी का क्रम यानी उससे क्या है 5, यानी शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को पढ़ते हैं। हम स्टार्ट करते हैं वनस्पति जगत। पिछले अध्याय में RHB टेकर 1969 द्वारा सजीवों के प्रमुख वर्ग के विषय ने पढ़ा था। इसमें 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, पंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी सुझाए गए थे। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय में हम प्लांटी जगत, जिसे वनस्पति जगत भी कहते हैं, के बारे में तथा वर्गीकरण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हमें यहाँ इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पति जगत के विषय में समयानुसार परिवर्तन आया है। पंजाई, कवक और मोनेरा प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य जिनमें कोशिका वृत्ति होती है, इन्हें प्लांटी से निकाल दिया गया है। यद्यपि वे पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में थे। इन्हें साइनोबैक्टीरिया और नीले शैवाल कहते थे। अब शैवाल नहीं रहे, मतलब कि शैवाल इसके अंदर पड़ जाते हैं, लेकिन साइनोबैक्टीरिया क्या था? पहले नील हरे शैवाल कहा जाता है। अब उनको पहले प्लांटी में रखा गया था। ठीक है, इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के विषय में पढ़ेंगे। आओ इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें। पहले दिए गए वर्गीकरण आकार के गुणों और प्रगति और रंग, पत्तियों की संख्या, आकृति के आधार पर वर्गीकृत करते थे। मतलब कि पहले किस आधार पर वर्गीकृत करते थे? आकार के गुणों जैसे प्रगति, रंग, पत्तियों की संख्या और आकृति के आधार पर वर्गीकरण करते थे। और वे मुख्यतः कायिक गुणों और पुमंगों की संरचना, मतलब कि लैंगिक अंगों के आधार पर थे। जो कौन सा वर्गीकरण था? लीनियस का वर्गीकरण था, जिसे क्या कृत्रिम वर्गीकरण बोला गया था। कौन सा लीनियस ने किसके आधार पर? एक तो कायिक गुणों के आधार पर और पुंगमों की संरचना के आधार पर, जिसको कृत्रिम वर्गीकरण, यानी अब यहाँ क्या है कि कृत्रिम वर्गीकरण के बारे में बताया गया है। कृत्रिम वर्गीकरण किस पे आधार था? कायिक गुणों और पुमंगों की संरचना के आधार पर था, जो लीनियस ने दिया था। क्योंकि इनमें बहुत ही समीप वाली संबंध स्पीच को अलग कर दिया जाता है। इसका कारण था कि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे। कृत्रिम वर्गीकरण कायिक और लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई थी। यानी ये लाइनें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। यानी कृत्रिम वर्गीकरण था जो लीनियस का था, है ना, उसमें कायिक और लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई थी। असमान मान्यता नहीं दी गई थी, समान मान्यता दी गई थी। ये लाइन आ जाती है तो क्या कृत्रिम वर्गीकरण में क्या कायिक और लैंगिक गुणों को समान मान्यता थी। ठीक है, अब ये अब स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कायिक गुणों पर पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन आते हैं। तो कृत्रिम वर्गीकरण क्यों मान्य नहीं है? कृत्रिम वर्गीकरण मान्य क्यों नहीं है? क्योंकि कायिक गुण और लैंगिक गुण थे। लैंगिक गुणों में तो खैर नहीं आते इन्वायरमेंट के अनुसार परिवर्तन, पर कायिक गुणों के अंदर परिवर्तन आते हैं, इसलिए इसको खारिज कर दिया गया। इसके विरुद्ध प्राकृतिक वर्गीकरण है ना, जिसमें जीवों में प्राकृतिक संबंध और बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे पाद संरचना, शारीरिक, भ्रूण विज्ञान और पादप रसायन के आधार पर थे। इसमें क्या प्राकृतिक संबंध जीवों के और बाह्य गुणों के आधार पर भीतरी गुणों को इंक्लूड किया था। यानी कृत्रिम में तो क्या था? पुमंग की संरचना थी और कायिक के गुण थे। ठीक है, आपकी प्राकृतिक में क्या है? प्राकृतिक संबंध और बाह्य संरचना के साथ भीतरी गुण, शारीरिक, भ्रूण विज्ञान, पादप रसायन के आधार पर विकसित हुए। पुष्पी पादपों के इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। यानी कृत्रिम वर्गीकरण किसने दिया? जॉर्ज बेंथम ने दिया और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। और प्राकृतिक वर्गीकरण किसने दिया? जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने। जबकि कृत्रिम वर्गीकरण लीनियस ने दिया था, जो कि पुमंग की संरचना और कायिक गुण, ये कायिक गुणों के साथ साथ भीतर की संरचना पर भी आधारित है ना। अब आगे वर्तमान में हम जातीय वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र, जो जीवों के विकास के संबंध पर आधारित है। यानी यहाँ क्या है कि जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र ना किसके विकासी संबंधों पर आधारित है ना, स्वीकार है, को स्वीकार करते हैं। इसमें ये पता लगता है कि समान टैक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। हम वर्गीकरण की घटनाओं को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं, अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। ये तब और भी कठिन हो जाता है जब उसके पक्ष में कोई जीवाश्म प्रमाण उपलब्ध ना हो। अब हम संख्यात्मक वर्गीकरण, जिसे अब सरलता से कंप्यूट किया जा सकता है। यानी संख्यात्मक वर्गीकरण का क्या है कि एक बेनिफिट है कि सरलता से कंप्यूटर के अंदर फीड करके रखा जा सकता है और सभी
अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। संख्यात्मक वर्गीकरण सभी अवलोक गुणों पर आधारित है और सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर दिया गया है और एक कोड दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। और इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है, यानी जो प्राकृतिक हो, कृत्रिम हो, कुछ भी उस कृत्रिम प्राकृतिक में जो कमी थी वो इसमें पूरी गई। उसी प्रकार एक ही समय पर सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट वर्गीकरण है क्योंकि इसकी लाइनें पूछते हैं। जैसे कि पहली लाइन पूछ ली गई संख्यात्मक वर्गीकरण के बारे में, इनमें से कौन सा असत्य है, तो सरलता से कंप्यूटित किया जा सकता है संख्यात्मक वर्गीकरण। सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है, यानी सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है और सभी गुणों को एक नंबर, एक कोड दिया गया है और इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। और प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है, ठीक है। और सैकड़ों गुणों को एक ही समय पर ध्यान रख सकते हैं, मतलब किसी को अपन वर्गीकरण कर रहे हैं ना, तो एक ही समय पर सैकड़ों गुणों को एक साथ ध्यान में रख करके इस वर्गीकरण को किया जा सकता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्गीकरण ये है कि इसकी 4-5 लाइनें हैं जो इम्पोर्टेंट है और पूछी जाती हैं, है ना। आजकल के वर्गीकृत भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वर्गीकरण की कोशिका विज्ञान सूचनाओं जैसे क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार और रसायन विज्ञान जो पात्मक रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं। मतलब कि आज के जो प्रेजेंट टाइम है उसमें क्रोमोसोम की संख्या का, उसकी रचना और व्यवहार वगैरह और रसायन वर्गीकरण को भी ध्यान में रखा गया है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्गीकी वनस्पति जगत के टाइप कितने भागों में बांटा गया, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो और एंजियोस्पर्म। तो हम स्टार्ट करते हैं शैवाल को, ठीक है। किसको स्टार्ट करते हैं, शैवाल को। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलॉइड स्वयंपोषी मुख्यतः जलीय होते हैं और जो कौन से जल में, एलवणीय जल में भी पाए जाते हैं और समुद्री जल में भी पाए जाते हैं ना। वे अन्य आवास जैसे नमयुक्त पत्थर और मिट्टी और लकड़ी में भी पाए जाते हैं। उनमें से कुछ कवक के साथ लाइकेन यानी सहजीवी के रूप में पाया जाता है, जो पिछले लेसन में भी हमने पढ़ लिया है। प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं, जैसे स्लॉथ रिच यानी प्राणियों के संगठन के साथ में पाए जाते हैं। प्राणियों, ये तो कवक के साथ में पाया जाता है लाइकेन, और जबकि प्राणियों के साथ में पाया जाता है स्लॉथ रिच। यानी दो एग्जाम्पल यहाँ याद कर लो कि प्राणियों के साथ यानी एनिमल के साथ कौन पाया जाता है, स्लॉथ रिच, और लाइकेन कवक के साथ पाया जाता है। कैसे हैं, थैलॉइड है, स्वयंपोषी मुख्यतः जलीय, सरल है, क्लोरोफिल युक्त होते हैं। शैवाल को माप और आकार में बहुत भिन्नता होती है, ये लाइन भी आ जाती है, शैवाल के माप और आकार में बहुत भिन्नता होती है ना। शैवाल के माप आकार में बहुत भिन्नता। ये कॉलोनी है जैसे बॉल बॉक्स, यानी ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉलोनी है, बॉल बॉक्स, तंतु में यूलोथ्रिक्स और स्पाइरो वगैरह होते हैं तक हो सकते हैं। कुछ बड़े शैवाल होते हैं, कैल्प बहुत विशालकाय होते हैं। ये लाइनें इंपॉर्टेंट है ना। तो ये क्या है, एक तो बॉल बॉक्स होता है, कैसा होता है, कॉलोनी में होता है। तंतु में कौन होता है, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरो वगैरह होता है। और शैवाल जैसे कैल्प और जो विशालकाय होते हैं, मतलब कि 3-4 एग्जाम्पल यहाँ से याद कर लो, स्पाइरो वगैरह का, यूलोथ्रिक्स का जो तंतु में होते हैं, कॉलोनी कौन सा बॉल बॉक्स है, और कैल्प कौन सा विशालकाय शैवाल है, ठीक है। अब आगे, शैवाल कायिक, लैंगिक और अलैंगिक तीनों विधि द्वारा जनन करते हैं, ठीक है। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है, प्रत्येक खंड से थैलस बनता है। और अलैंगिक जनन भिन्न प्रकार के बीजाणु से होता है, जो सामान्य बीजाणु हैं जो स्पोर होते हैं। इनमें कसाभिकाय फ्लैजिला होता है और ये चलायमान होते हैं। अगर कसाभिकाय है तो चलायमान तो अपने आप ही होंगे, ठीक है। और अंकुरण के बाद इनमें पौधे बन जाते हैं। लैंगिक जनन में 2 युग्मक संगुलित होते हैं, ये युग्मक कसाभिक युक्त यानी फ्लैजिला युक्त और माप में समान हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। देखो अब एग्जाम्पल कौन कौन सा है, यानी देख कसाभिक युग्मक अगर माप में समान है ना, तो वो किस में, यूलोथ्रिक्स में, यानी समान आकार के युग्मक पाए जाते हैं। और फ्लैजिला विहीन किस में पाए जाते हैं, और समान माप के, स्पाइरो वगैरह, यानी फ्लैजिला नहीं है लेकिन समान आकार में समयुग्मकी फ्लैजिला विहीन, स्पाइरो वगैरह समयुग्मकी फ्लैजिला युक्त यूलोथ्रिक्स, यानी समयुग्मकी फ्लैजिला युक्त कौन सा है, समयुग्मक फ्लैजिला युक्त है, यूलोथ्रिक्स। और फ्लैजिला विहीन है, फ्लैजिला विहीन मतलब कि जिसमें फ्लैजिला नहीं पाई जाती वो है स्पाइरो वगैरह, और समयुग्मक है ये, ठीक है। तो ये 2
इम्पोर्टेंट हो गए, है ना। ऐसे जनन को समयुग्मकी कहते हैं, क्योंकि समान आकार के हैं, लेकिन फ्लैजिला है और नहीं है वो अलग बात है, समान आकार के हैं, ठीक है। जब विभिन्न माँ बाप के युग्म संकलित होते हैं तो ऐसे युग्मकी कहते हैं, जैसे यूडोराइनम। यूडोराइनम है क्या, असमान आकार के पाए जाते हैं। यूडोराइनम क्या पाया जाता है, असमान आकार के युग्मक पाते हैं, यानी विषम युग्मकी यूडोराइना। समयुग्मकी दो में, अगर समयुग्मकी पूछ लिए ना तो जिसमें पूछ लिया कि समयुग्मकी युग्मक किस में पाया जाता है, तो समान युग्मक किस में होता है, यूलोत्रिक, स्पाइरो वगैरह, दोनों आंसर चला जाएगा। अगर ये पूछ लिया समयुग्मकी फ्लैजिला विहीन, तो स्पाइरो वगैरह, समयुग्मकी फ्लैजिला युक्त यूलोत्रिक्स में चला जाएगा, है ना। यूडोराइना के अंदर क्या है, असमान युग्मकी कि कुछ स्पीसी विषम युग्म लेकिन जन्म में बड़े अचल स्थितिक और मादे को छोटा चला नरम युग्मक होता है, जैसे बॉलवॉक्स और प्यूकस। बॉलवॉक्स और प्यूकस के बारे में क्या लिखा है कि जो विषम युग्मक लैंगिक जन्म में बड़े अचल, यानी बड़े और अचल तो मादा युग्मक और एक छोटा नर युग्मक होता है, जैसे बॉलवॉक्स में होता है और प्यूकस में होता है, ठीक है। अब आगे तो शैवाल वर्ग और मुख्य महत्वपूर्ण प्रसारण तालिका में दिया गया। तालिका कौन सी है, अपन पहले इस तालिका को ही देख लेते हैं। यानी शैवाल के डिवीजन अनुभागों के क्या है, शैवाल डिवीजन, ठीक है, जिसमें 3 भाग हैं, क्लोरोपाइसी, प्यूपाइसी और रोडोपाइसी। क्लोरो मतलब कि क्लोरोफिल, तो कैसे रहेंगे, हरे शैवाल। रोडो मतलब कि रोडो से मतलब रेड, रेड मतलब कि लाल शैवाल, ठीक है। और प्यू बाकी बचा भूरे शैवाल, तो ये भी नाम पूछ लेता है, कॉमन नाम बताइए। क्लोरोपाइसी किसे बोलते हैं, हरे शैवाल को, और प्यूपाइसी किसे बोलते हैं, भूरे शैवाल को। प्यू से भूरा, ब्राउन, खत्म कर, बी भूरा ब्राउन, ठीक है, प्यू मतलब पूरा ब्राउन, ठीक है। रोडोपाइसी लाल शैवाल, है ना। तो क्लोरोपाइसी का है हरे शैवाल, हरे में होते हैं पादप, पादप में क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, तो क्लोरोफिल ए और बी क्लोरोपाइसी में पाया जाता है। और फिर प्यूपाइसी याद कर लो, तो ए के साथ सी पाया जाता है, और रोडोपाइसी, तो इनको याद करोगे ना, क्लोरोपाइसी, प्यूपाइसी, रोडोपाइसी, याद करो, क्लोरोपाइसी, प्यूपाइसी, रोडोपाइसी, क्लोरोपाइसी, प्यूपाइसी, रोडोपाइसी। तो अब क्लोरोफिल का है ए तो सभी में कॉमन है, और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि तीनों शैवालों में कौन सा क्लोरोफिल पढ़ना कॉमन है, ए बी सी डी, तो आंसर आएगा ए। तो पहले में कहा है ए बी, दूसरे में ए सी और तीसरे में ए डी, है ना। और जैसे कि रोडोपाइसी मतलब कि लाल, लाल का होता है आयरन, आयरन के लिए पाइको एरिथ्रिन, थ्रीन मतलब कि आयरन को बताता है, एक तरह पाइको एरिथ्रिन ना, तो आयरन को बता देगा। और प्यूकोजेंथिन, यानी प्यूको मतलब कि प्यूकोजेंथिन, खत्म किया, प्यूकोजेंथिन मतलब कि भूरे रंग का, ठीक है। और संचित भोजन तो पूछता है, ये संचित भोजन पूछ लेता है कि क्लोरोपाइसी यानी पादप है, पादप में क्या पाया जाता है, स्टार्च, तो ये होगा स्टार्च, है ना। और मैनिटॉल और लेमिनेरिन पाया जाता है किसके अंदर, प्यूपाइसी के अंदर। फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है रोडोपाइसी के अंदर, फ्लोरिडियन स्टार्च। देख स्टार्च पाया जाएगा, स्टार्च किस में पाया जाएगा, क्लोरोपाइसी में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है ना। और रोडोपाइसी में पाया जाता है एडवांस स्टार्च, क्योंकि ये स्टार्ट का पहला इसको दो, तो दूसरे इसको, तीसरा इसको, मतलब तीसरे नंबर पे कौन, फ्लोरिडियन स्टार्च। मैनिटॉल और लेमिनरिन इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है, मैनिटॉल और लेमिनरिन इसके अंदर पाया जाता है ना। अब कोशिका बत्ती यानी पादप है तो सेलुलोज तो कॉमन होगा, तो सेलुलोज सेलुलोर। और प्यूपाइसी में एक अलग से याद करना पड़ेगा, एल्जिन, ये अलग से याद करना पड़ेगा, ठीक है। क्लोरोपाइसी में क्या है, 2 से 8 समान आकार के और शीर्ष युक्त फ्लैजिला, फ्लैजिला की संख्या पाई जाती है, 2 से 8 समान आकार की और शीर्ष है, और है ना, और 2 पाई जाती हैं, 2 से लेकर 8, ये नंबर याद करना पड़ेगा बेटा, 2 से लेकर 8 पाई जाती हैं समान और शीर्ष है क्लोरोपाइसी के अंदर। और प्यूपाइसी के अंदर 2 असमान आकार की और पार्श्व में यानी साइड में पाई जाती हैं, और रोडोपाइसी में कोई नहीं पाया जाता, रोडोपाइसी में अनुपस्थित हो गया, ठीक है। वासस्थान तो खैर याद होगा तो हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये यानी कौन कौन सी लाइनें तो याद करनी पड़ेगी, एक ये याद करना पड़ेगा, एक यावत करना, संचित भोजन, कोशिका भित्ति और फ्लैजिला के बारे में याद करना ही पड़ेगा, ये चीज़ें तो याद करनी पड़ेगी। अब अपन आगे बताते हैं। देख मनुष्य के लिए शैवाल बहुत उपयोगी है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण कुल स्थिर कार्बन डाइऑक्साइड लगभग आधा भाग यही स्थिर करते हैं, यानी ये लाइनें इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का आधा भाग शैवाल स्थिर करते हैं। ये लाइनें कब इंपॉर्टेंट रहती है, मतलब कुछ जगह रहता है कि शैवाल कितना करते हैं, परसेंटेज वेरी कर जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन में आता है ना कि अपने को लग गया कि ये क्वेश्चन वनस्पति जगत से आया है, तो ये लाइन अपने को करेक्ट माननी पड़ेगी कि आधा भाग कौन करता है, शैवाल। प्रकाश संश्लेषी है ना। अब आगे प्रकाश संश्लेषी
जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास पर्यावरण घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषी होने के कारण, यानी प्रकाश संश्लेषित शैवाल को क्लोरोफिल पाया जाता, तो क्या पर्यावरण में कहा घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण महत्वपूर्ण होते हैं। और क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। यानी जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार क्या है। और एक प्रोटिस्टाम का जो डाइटम था उसके अंदर भी, क्रायोसोपाइटा के अंदर भी ये प्राथमिक उत्पादक कौन सा है। तो ये अपन को चैप्टर में जो ऑप्शन देगा ना उसके हिसाब से भूलना पड़ता है कि कौन प्राथमिक उत्पादक है, कौन क्या है ना। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन इस चैप्टर की देगा ना तो अपने को ये लाइन सही माननी पड़ेगी, जिसकी ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार हैं। फोरपाइरा, लैमिनेरिया, सारगासम की बहुत सी प्रजातियां जो समुद्र की 70 स्पीस ये इम्पोर्टेंट है, भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं। यानी 3 चीज़ें बता दी कि अपने को कौन कौन सी 3 चीज़ें बता दी हैं उन्होंने। कौन कौन सी चीज़ें बताई हैं अपने को बताया, फोरपाइरा, लैमिनेरिया और सारगासम के बारे में। फोरपाइरा, लैमिनेरिया और सारगासम, यानी फोरपाइरा, लैमिनेरिया और सारगासम जो भोजन के रूप में उपयोग होती हैं, जो 70 जाती हैं स्पीसीज समुद्र के अंदर, उनमें से क्या है 70 जाती। ये काउंटिंग याद करनी पड़ेगी, इसको 60, 65, 55 कुछ भी दे सकता है। कुछ समुद्री बूरे और लाल शैवाल बहुत ही अधिक कैरागिन, यानी लाल शैवाल का उत्पादन करते हैं। लाल शैवाल से निकलती है कैरागिन, ठीक है, लाल शैवाल से ही कैरागिन निकल रही है। यानी कैरागिन का क्या है, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन की लाइन है, कैरागिन किससे, लाल शैवाल से निकलती है, उत्पादन करते हैं, जो व्यवसाय के उपयोग होता है। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से एगार प्राप्त होता है ना, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। क्लोरेला और स्प्रूलाइना, है ना, एक कोशिकीय शैवाल है। एक तो यही लाइन इंपॉर्टेंट हो गई, क्लोरेला और स्प्रूलाइना क्या है, एक कोशिकीय शैवाल है और इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी करते हैं, अंतरिक्ष यात्री करते हैं और शैवाल। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया कि क्लोरेला, स्प्रूलाइना और में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, उसके कारण अंतरिक्ष यात्री। तो अंतरिक्ष यात्री जब स्पेस में जाते हैं तो किसका यूज करते हैं, वो यूज करते हैं स्प्रूलाइना और क्लोरेला का ना। अब ये तो हो गया पूरा, और अपने इसके सारणी के बारे में पढ़ लिया, जनरल पूरा पढ़ लिया इसका ना। अब यहाँ पे क्या है कि तीनों के एग्जाम्पल दे रखे हैं। यानी एक तो बॉल बॉक्स दे रखा है, यानी बॉल बॉक्स में दे रखे जनक कॉलोनी, संतति कॉलोनी, है ना। ये बॉल बॉक्स और यूलोथ्रिक्स, ये कौन से, एक ये छड़नू देख के ना तो तंतु समान ये यूलोथ्रिक्स। यानी हरे शैवाल के दो डायग्राम हरे शैवाल के दे रखे हैं, और यहाँ पे ये कि ABCD करके बॉल बॉक्स के बारे में पूछ लेगा, ये क्या है संतति है, भी क्या है जनक कॉलोनी, यूलोथ्रिक्स के बारे में ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। और यहाँ पे देखो एक लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा दे रखा है। ये क्या है कि ये एग्जाम्पल है किसके, बुरे शैवाल यानी प्यूपाइसी के। और यहाँ पर देख छत्रित स्तपनांग और स्तपनांग और छत्रिक व्रंत प्रपर्ण, इनके ये जो लाइन नंबर हैं जो दे रखे ना उनको याद करना पड़ेगा आपको, है ना। और यहाँ पर प्रपर्ण मुख्य कहता है, मुख्य शाखाएँ दे रखे हैं, यानी पॉलीसाइपोनिया और फोरपाइरा के बारे में दे रखा है, ठीक है। ये डायग्राम अच्छे से देख लेना, याद कर लेना इनको। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। क्लोरोपाइसी सदस्यों को प्राय हरा शैवाल कहते हैं। ये तो पता ही चल गया कि क्लोरोपाइकों को हरा शैवाल कहते हैं। ये एक कोशिकीय कॉलोनी है और तंतु में हो सकते हैं, लाइन इंपोर्टेंट है, एक कोशिकीय कॉलोनी है, तंतु में हो सकते हैं। क्लोरोफिल A और B प्रभावी होता है, होने के कारण इसका रंग हरी घास की तरह होता है। किसकी तरह होता है, हरी घास की तरह। वर्णक सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, है ना। क्लोरोफिल डिस्क के समान, प्लेट की तरह, जालीकार और कप के आकार का, सर्पिल और रिबन के आकार के होते हैं। यानी ये लाइनें हैं जो इम्पोर्टेंट है, आ सकती हैं। थ्योरी क्वेश्चन पूछेगा, जब लेंथी क्वेश्चन पूछेगा तो ये लाइन डालते हैं। क्लोरोफिल यानी क्लोरोपाइसी, क्लोरोप्लास्ट डिस्क प्लेट की तरह, जालीकार, कप के आकार, सर्पिल और रिबन के आकार होता है। इनमें अधिकांश सदस्यों क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से अधिक पायरिनोड पाए जाते हैं। एक या एक से अधिक पायरिनोड पाए जाते हैं। पायरिनोड क्या है, स्टार्च होता है जो शैवाल तेल बुनक के रूप में संचित करते हैं। पायरिनोड क्या है, स्टार्च। और जो पायरिनोड स्टार्च है जो संचित करते हैं ना, वो क्या है, पायरिनोड बोला जाता है इसके अंदर स्टार्च को। हरे शैवाल में प्राय एक कठोर कोशिक वृत्ति होती है। यानी कोशिक वृत्ति कैसी होती है, कठोर कोशिक वृत्ति होती है, जिसकी भीतरी सतह सेलुलोज और बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। यानी तो बाहरी सतह पेक्टोज
और भीतरी सतह सेलुलोज। उल्टा मत करना, यानी पेक्टोज को भीतरी सतह ना बोल देना और सेलुलोज को बाहरी ना बोल देता, नहीं, क्योंकि तभी मैंने गोला कर दिया कि भीतरी सतह सेलुलोज, बाहरी सतह पेक्टोज की, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देगा यहाँ पे, है ना। अब कायिक जनन प्राय तंतु के टूटने से और विभिन्न प्रकार के कायिक जनन किससे होता है? कायिक जनन तंतु के टूटने से और विभिन्न प्रकार के बीजाणु स्पोर के बनने से होता है। अलैंगिक जनन फ्लैजुला युक्त जूस्पोर से होता है। जूस्पोर जूस्पोरेंजियम चल बीजाणु ध्वनिक बनते हैं। लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने बहुत ही भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। ये समयुग्मकी, असमयुग्मकी, विषमयुग्मकी हो सकते हैं। ऊपर एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको याद करना है। और इसके अलावा इसमें क्या, क्लोरो क्लेमाइडोमोनास, बॉलबॉक्स, यूलोथ्रिक, स्पाइरोरा, कारा विशालकाय होता है। और काला का डायग्राम 12th की एनसीईआरटी में दे रखा है, तो वो भी याद कर लेना, है ना। तो कितने एग्जाम्पल होगा इसके? एग्जाम्पल कितने हो गए? एक ही होगा क्लेमाइडोमोनास, बॉलबॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा और कारा। यानी एक तो बॉलबॉक्स का, यूलोथ्रिक्स का तो यहाँ पे ही डायग्राम दे रहा है, और कारा का 12th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 में दे रखा है, वो याद कर लेना, ठीक है। अब प्यूपाइसी, प्यूपाइसी क्या है? इनको भूरे शैवाल कहते हैं, मुख्य समुद्री आवास में पाए जाते हैं ना। तो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं, भूरे शैवाल कहते हैं। और इनके माप और आकार बहुत भिन्नता होती है। ये सरल साकेत तंतु में कौन है? इसके अंदर तंतु में एक्टोकार्पस है, से लेकर सघन साकेत यानी कैल्प, सघन साकेत बोल रहा कैल्प, ठीक है। कैल्प की ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकती है, यानी ये इंपॉर्टेंट है, 100 मीटर तो हो सकती है। क्लोरोपिल ए और सी और कैरोटीनॉइड जेंतोपिल पाया जाता है। जेंतोपिल प्यूकोजेंतिन बोला जाता है। इसका रंग जैतूनी हरे से लेकर भूरे के विभिन्न सेट तक हो सकता है। ये सेट जैंतोपिल वर्णक प्यूकोजेंतिन की मात्रा पर निर्भर करता है। यानी जो जैंतोपिल वर्णक रहता है प्यूकोजेंतिन की मात्रा पर निर्भर करता है। किसका रंग? प्यूपाइसी का। इनमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है, और ये भोजन लेमिनॉल और मैनिटोल के रूप में होता है। जब भोजन संचित होता है ना, वो किसके रूप में होता है? मैनिटोल और लेमिनरीन के रूप में होता है। कायक कोशिका में सेलुलोज से बनी कोशिका वृद्धि हुई है, जिसके बाहर की ओर एल्जिनी और जिलेटिनी का स्तर होता है। देख यहाँ भी बाहर लिखा हुआ है किसका? एल्जिनी और जिलेटिनी स्तर होता है। और अंदर की तरफ क्या है? सेलुलोज। यानी अंदर की तरफ क्या है? सेलुलोज, और बाहर की तरफ क्या है? बाहर की तरफ है एल्जिन, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्रक में रसदानी और केंद्रक होते हैं। और पौधा प्राय संलग्न द्वारा अधस्तर यानी सबस्ट्रेट स्थापनांक बोला जाता है, उससे जुड़ा होता है। इनमें एक वृत्त और पत्ती की तरह का प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। इसमें कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार के 2 फ्लैजेला युक्त जूस्पोर द्वारा होता है, ठीक है, जो पार्श्व में पाए जाते हैं। इनमें फ्लैजिला असमान होते हैं और वे पार्श्वी रूप में जुड़े होते हैं, ठीक है। फ्लैजिला असमान होते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं। और नाशपाती के आकार के अलैंगिक जनन होते हैं, जो बीजाणु स्पोर बनते हैं वो है, और पास में फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें लैंगिक जनन होता है ना, वो समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी 3 होता है। युग्मकों का संगम जल में अथवा अंडदानी, विषमयुग्मकी स्पीशीज में अंडदानी में होता है। युग्मक पायरिफॉर्म यानी नाशपाती के आकार के होते हैं, और इनमें पार्श्व में 2 फ्लैजिला होते हैं। सामान्य एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगासम और प्यूकस। यानी एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगासम और प्यूकस इसके उदाहरण है। प्यूकस मतलब प्यूपाइसी का उदाहरण है। ये डिक्टियोटा का तो एग्जाम्पल दे ही रखा है, तो डायग्राम इनका याद कर लेना, ठीक है। रोडोपाइसी क्या बोला था? लाल शैवाल। इनमें लाल रंग का वर्णक आर पाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है। अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में अधिकांशतः। इनकी संख्या बहुत समुद्र के गर्म क्षेत्र में भी होती है, यानी गर्म क्षेत्र में भी होती है। ये स्पेशल लाइन होगा इनके लिए। ये पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। समुद्र की गहराई में जहाँ प्रकाश संश्लेषण कम होता है वहाँ भी पाए जाते हैं। यानी पानी की सतह पर पाए जाते हैं, पानी की सतह पर, और पानी की प्रकाश में, मतलब कि ये जहाँ पर क्लोरोपिल मतलब कि ऊपर है, यानी सतह पर जहाँ पर प्रकाश होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण अच्छी तरीके से हो सकता है, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। और गहराई में जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा वहाँ भी पाए जाते हैं, यानी नहीं पहुँच पाएगा मतलब कम पहुँच पाएगा वहाँ भी पाए जाते हैं। लाल शैवाल का लाल तैलस अधिकांशतः कैसा होता है? बहुकोशिकीय होता है। ये लाल तैलस की बात कर रहा है। लाल तैलस अधिकांशतः कैसा होता है? बहुकोशिकीय होता है। इनमें से कुछ की संरचना बहुत जटिल होती है, और फ्लोरिडियन स्टार्च इसमें संचित भोजन होता है।
इस स्टार की संरचना एमाइलो प्रोटीन और ग्लाइकोजन की तरह होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हो गई ये तो, कि फ्लोरिडियन स्टार की संरचना किसके समान होती है। फ्लोरिडियन स्टार की संरचना होती है किसके समान, एमाइलो प्रोटीन और ग्लाइकोजन की तरह होती है। फ्लोरिडियन स्टार्च की संरचना एमाइलो प्रोटीन और ग्लाइकोजन के समान होती है ना। इनमें कायिक जनन, विखंडन और अलैंगिक जनन एचएल स्पोर, यानी एचएल स्पोर, अभी तक चल स्पोर की अलैंगिक जनन होता रहा था, लेकिन यहाँ पे एचएल स्पोर के द्वारा हो रहा है, इसलिए मैंने इसको गोला बना दिया है। लैंगिक जनन एचएल युग्मकों द्वारा होता है, और लैंगिक जनन भी क्या होता है, एचएल युग्मकों द्वारा होता है, क्योंकि इसमें फ्लैजेला नहीं पाई जाती। ये सारणी में भी बताया हुआ है कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के जो स्पोर होते हैं उनमें क्या नहीं पाई जाती, फ्लैजेला नहीं पाई जाती। लैंगिक जनन ओनली विषम युग्मकी होता है, उनमें समयुग्मकी असमयुग्मकी सब तरह का हो रहा था, लेकिन इसमें ओनली विषम युग्मकी हो रहा था होता है। इसके पश्चात निश्चित विकास, मतलब कि लैंगिक जनन के बाद विकास, यानी युग्मक बनने के बाद का विकास, निषेचन के बाद का विकास होता है। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, यानी निषेचन के बाद विकास होता है। ये एक एडवांस तरफ चला गया, यानी एडवांस की तरफ चला गया, तो ये क्या, क्योंकि इसके बाद क्या ब्रायोफाइटा स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए यह कि निषेचन के बाद इसके अंदर विकास होता है, तो ये ब्रायोफाइटा की और अग्रसर को बताता है। इसके में क्या पॉलीसाइपोनिया है, ग्रेसिलेरिया है, और फोरपायरा और जिलेडियम इसके एग्जाम्पल हैं, याद कर लीजिए ना, ये 4 एग्जाम्पल इसके दे रखे हैं, ठीक है। अगर ऊपर जो भी बताया गया अगर उसमें कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट कीजिए। अगर आपको एनसीईआरटी में किसी भी लेसन में किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक को पढ़ाऊँगा आपके लिए, है ना। आपके लिए उस पर अलग से वीडियो बनाई जाएगी, और नहीं तो मैं सारे लैब चैप्टरों को धीरे धीरे करके सारों को पढ़ाऊँगा, है ना। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के लिए शेयर कीजिए, ताकि नीट में अच्छे से अच्छे नंबर पाने के लिए जो इम्पोर्टेंट लाइनें होती है ना उनको आपको आसानी से मिल सके। क्योंकि मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट लाइनों को पढ़ के आज मैं एम से MBBS कर रहा हूँ, है ना। तो आप भी को ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट लाइनें होती हैं मैं उन सभी इम्पोर्टेंट लाइनों के बारे में बता दूंगा, है ना। और टाइम टू टाइम पे इस चैनल पे क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की जाएगी बायोलॉजी की, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो क्योंकि लैंग्वेज में अपना जो पेपर आता है हिंदी मीडियम वालों का, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगा, है ना। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।